दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों सामान्य अध्ययन के ये प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल स्टडी खंड के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न जो है वो सामान्य अभिरुचि और शोध अभियोग्यता से है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न हैं: मापन, कारणता, सामान्यीकरण, पुनरावृत्ति। तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन का चयन करना है कि इसमें मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं क्या हैं। तो इसमें आप देखिए मापन, कारणता, सामान्यीकरण और पुनरावृत्ति यानी ए, बी, सी और डी ये चारों ही मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं हैं। मात्रात्मक शोध या अनुसंधान शोध का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है और मात्रात्मक अनुसंधान में निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक शोध में आश्रित यानी प्रभाव और स्वतंत्र चर महत्वपूर्ण होते हैं और मात्रात्मक शोध में शोधकर्ताओं की कुछ व्यस्तताएं रहती हैं जिसमें मापन, कारणता, सामान्यीकरण और पुनरावृत्ति प्रमुख है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय यानी रेडिएटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके देखिए जलवाष्प, क्षोभ मंडली ओजोन, समताप मंडली ओजोन या फिर ब्लैक कार्बन। तो सही उत्तर है समताप मंडली ओजोन, ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय या रेडिएटिव फोर्सिंग के लिए समताप मंडली ओजोन महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में ओजोन परत जो है ये सूर्य के विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी की सतह पर हानिकारक परावैंगनी विकिरण नहीं पहुंच पाता और परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कुछ फसलों और समुद्री जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। ऑप्शन है पश्चगामी शिक्षण, सक्रिय शिक्षण, अनुकूलनात्मक शिक्षण या समस्यापरक शिक्षण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है अनुकूलनात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुकूलनात्मक शिक्षण विधि में समावेशी छात्र और सामान्य छात्रों को एक साथ अध्ययन कराया जाता है और इसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान की जाती है और जब छात्र स्वयं कार्य करने लगता है तब उससे सहायता हटा ली जाती है और ऐसे शिक्षण को अनुकूलनात्मक शिक्षण कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? मानवतावादी, प्रभाववादी, वैज्ञानिक या व्यक्तिनिष्ठ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर वैज्ञानिक। आप देख सकते हैं कि जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य परिकल्पना या जीरो हाइपोथेसिस इसमें से सार्थकता परीक्षण के किस पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है आपको बताना है। 43%, 0.27%, 3% या 0.43 ऑफ 1%। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको कोट के आधार पर करना है। तो यहाँ पर केवल ए और बी। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
शून्य परिकल्पना सार्थकता परीक्षण के 43% एवं 0.27% के पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है। वस्तुतः सांख्यिकी में एक परिकल्पना को एक औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निर्दिष्ट जनसंख्या के किन्हीं दो या अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में स्पष्टीकरण देती है। वस्तुतः परिकल्पना स्पष्ट रूप से अपेक्षित परिणाम की व्याख्या और भविष्यवाणी करती है और सांख्यिकी में एक शून्य परिकल्पना को प्रतीक एच ओ के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आमतौर पर एच नाट या एच नल के रूप में उच्चारित किया जाता है। एच में सबस्क्रिप्ट अंक 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, शोध अभियोग्यता से ही है कि कार्यकारी प्राकल्पना होती है क्या। तो ऑप्शन है किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्राकल्पना, परीक्षण अपेक्षित न हो, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना या एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सही उत्तर आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना ये कार्यकारी प्राकल्पना होती है, क्योंकि कार्यकारी प्राकल्पना आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना होती है और इसमें इस उम्मीद के साथ सिद्धांत निर्माण किया जाता है कि शोध के लिए आधार निर्मित हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुतम समय यानी कम समय तक ठहर पाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड आपको बताना है। तो सही उत्तर है मीथेन, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा वैश्विक ताप बढ़ाने की क्षमता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक या द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है, आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर ओजोन यानी O3 को द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है क्योंकि द्वितीयक प्रदूषक सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं तब वे वायु में उत्सर्जित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, आपको बताना है। प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस। तो सही उत्तर वेबकैम। आप जान लीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीसी संचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा या वेबकैम, कंप्यूटर मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट सेवा की आवश्यकता होती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था। ये जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है आपके प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी में। तो सही उत्तर आप देखिए प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। 32, 4, 8 या 16। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 बिट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 बिट्स को एक निबल और 8 बिट्स को एक बाइट कहते हैं। तो इसलिए एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क एक है क्या। वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डेटा संग्रहण प्रणाली या शैक्षिक किट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही उत्तर है डेटा संग्रहण प्रणाली। आप जान लीजिए दोस्तों, ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय डेटा संग्रहण प्रणाली है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया था। ब्लू रे डिस्क का नाम इससे पहले इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैगनी लेजर से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है। तो आप जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है।
आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और आईपी प्रत्येक डेटा पैकेट से संयोजित होती है और यह डेटा पैकेट को सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है? ब्रेडले, बर्किनहेड, इरविन या CR दास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर बर्किनहेड ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें स्वराज पार्टी, आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। और बर्किनहेड ने स्वराज पार्टी को तत्कालीन भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? आपको बताना है। अल्पाइन, प्री कैम्ब्रियन, हर्सिनियन या कैलिडोनियन? तो ये याद रहना चाहिए, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस निर्माण काल से या किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी, प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर इसका विस्तार दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है और ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 जो है ये पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। आप जान लीजिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था और इसके द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का अंतः स्थापित करके ये प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जो शीर्ष राज्य हैं इसमें आप देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले, उसमें बिहार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पे हरियाणा रहा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला दूसरा राज्य पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सिद्धों और कान्हों से संबंधित था? तो सिद्धों और कान्हों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और सिद्धों कान्हों का ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता, साहूकार, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। और देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य, संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपको बताना है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? तो सही उत्तर क्या है? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा लोकसभा। आप जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है और संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से, इसमें सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है आपको। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण है 4, देखिए 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय का, किसने उत्खनन करवाया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। ये प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो सही उत्तर 2025 तक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वो कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए, औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम कराया था और इनके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा आप जानते हैं कि पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, करजन वाइली की हत्या ये कब की गई थी, आप देखिए 1 जुलाई 1909। 1 जुलाई 1909 को करजन वाइली की हत्या किसने की थी, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने की थी। जेपी सैंडर्स की हत्या तो 17 दिसंबर 1928 को जो है सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। और तो ये हो जाएगा, ये 17 दिसंबर 1928, इसको याद कर लीजिए 1928। और जैक्सन की AMT जैक्सन की हत्या कब की गई थी, ये भी जान लीजिए। तो ये 21 दिसंबर 1909 1909 को जैक्सन की हत्या हुई थी। शारदा नामक नाटक देखते समय अनंत कन्हेरे द्वारा गोली मारकर AMT जैक्सन की हत्या की गई थी। और WC रैंड हत्या ये चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में की गई थी। तो जो क्रम होगा वो क्रम कौन सा हो जाएगा, 4132। तो 4132 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस या अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सही उत्तर है भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर गगन नारंग, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच पेरिस, फ्रांस में किया गया। हालांकि कुछ स्पर्धाएं 24 जुलाई 2024 से शुरू की गई और इसमें भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग थे। भारत ने 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया था। अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर कौन है, आपको बताना है। नई दिल्ली, ढाका,
ओगाडोगु या फिर बाकू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में जो है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर नई दिल्ली है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।